हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कन्वेक्शन के बारे में समझा था, संवहन क्या होता है। आज हम इसी को जो है पढ़ेंगे और साथ ही साथ रेडिएशन प्रोसेस जो है, विकिरण प्रक्रिया जो है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है आपका, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। कन्वेक्शन क्या है, संवहन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है हीट का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और किसके माध्यम से होता है, पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनके वास्तविक गति के कारण, मोशन के कारण या मूवमेंट के कारण। इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में ही जो है होता है, यानी जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, जैसे आपका पानी हो गया, ठीक है, जैसे आपका दूध हो गया। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, या आपकी जैसे गैस हो गई, वायु हो गई, इसमें ही इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो एक दूसरे से दूर दूर है, एक दूसरे से दूर विद्यमान है, और ये आसानी से गति कर पाते हैं। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स। कन्वेक्शन कैसी हो सकती है? प्राकृतिक हो सकती है, और फोर्स यानी बाय फोर्स हो सकती है। प्राकृतिक, जैसे कि हमने बात की कि पानी का गर्म होना, या हम बात कर रहे हैं जो आपकी लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का होना, थल समीर, जल समीर का होना, तो किस कारण होता है? नेचुरली ये हो। वहीं फोर्स में क्या होता है? फोर्स में तो थोड़ा कुछ प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, आप कुछ चीजें कराते हो, जैसे हमने पानी गर्म किया या कुछ भी आप करवाते हो, तो ये आपकी फोर्स होती है। इन नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो क्या होता है, जो कन्वेक्शन होता है तो उसमें ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जैसे जब हम बात कर रहे थे पानी के गर्म होने की, तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि हम एक बर्तन में पानी को रखते हैं और नीचे से हम आग लगाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? पानी गर्म होता है। क्या होता है? पानी गर्म होता है। अब यहाँ पे पानी कुछ टाइम बाद पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊपर ठंडा पानी होता है वो भारी होता है, ग्रेविटी के कारण नीचे आता है, और गर्म हुआ हुआ पानी हल्का होने के कारण ऊपर चला जाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिस कारण क्या होता है, आपका पानी पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। When a fluid is heated from below, the hot part expands and therefore becomes less dense. अब क्या होता है, जब हम फ्लूइड को, कोई भी फ्लूइड है, कोई भी द्रव्य है, उसे गर्म करते हैं, चाहे आपकी गैस है, चाहे आपकी गैस गर्म हो रही है, कोई हवा गर्म हो रही है, चाहे पानी गर्म हो रहा है, तो जब वो गर्म होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो कम डेंस रहता है, और वो एक्सपैंड होता है, यानी बढ़ता है। अब कम डेंस होने के कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ द बायंसी इट राइजेस एंड द अपर कोल्डर पार्ट रिप्लेसेस इट। तो क्या होता है? गर्म होता है, बाइंड फोर्स आता है, और ये क्या होता है? ऊपर उठता है। ऊपर उठने के कारण क्या होता है? ये जो ठंडा जो भी आपका पार्ट है, चाहे गैस है, चाहे पानी है, उसकी जगह ले लेता है, ठीक है, उसकी जगह ये ले लेता है। दिस अगेन गेट्स हीटेड, फिर ये क्या होता है? ये दोबारा से फिर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, राइज अप एंड इज रिप्लेस्ड बाय रिलेटिवली कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। और फिर क्या होता है? इसकी जगह, जैसे ये उठता है, क्या बोला हमने? मान लीजिए पानी का ये हिस्सा गर्म हुआ, और ये क्या हुआ? उठा। क्यों उठा? क्योंकि ये कम डेंस हो गया, इसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम हो गई, जिस कारण ये उठा, ठीक है, उठा, ऊपर आ गया, ठीक है, डेंसिटी कम हुई, एक्सपेंड हुआ, ऊपर आ गया, और ऊपर का जो ठंडा पानी था वो भारी था, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आया, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आया, और वो नीचे की ओर आ गया।
इस तरीके से क्या हुआ, ये साइकिल चलती गई और जो आपका यहाँ पे पानी है वो क्या हो गया, आपका गर्म हो गया इवनली। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जो आपका गर्म वाला पानी है या गर्म वाला जो भी आपकी हवा है वो ऊपर उठती है, ठंडी पानी की या ठंडी हवा जो भी हवा है उसकी जगह लेती है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है गर्म पानी की जगह ले। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती है। द प्रोसेस गोज ऑन, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर This mode of heat transfer is evidently different from conduction. इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कंडक्शन से अलग है। Convection involve bulk transport of different part of the fluid. अब अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर फ्लूइड का यानी द्रव का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ट्रांसपोर्ट होता है, यानी मूव करता है, गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। संवहन, संवहन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा, वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। यहाँ केवल तरल पदार्थों में ही संभव है। संवहन प्राकृतिक या मजबूर जो है फोर्स हो सकती है, बल के द्वारा हो सकती है। प्राकृतिक संवहन में गुरुत्वाकर्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी तरल पदार्थ को नीचे से गर्म किया जाता है तो गर्म भाग फैलता है, इसलिए कम घना हो जाता है। उछाल के कारण ऊपर उठ जाता है और ऊपरी ठंडा भाग इसका स्थान ले लेता है। यह पुनः गर्म हो जाता है, ऊपर उठता है और द्रव्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रक्रिया चलती रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण का यह तरीका स्पष्ट रूप से चालन से भिन्न है। संवहन में द्रव्य के विभिन्न भागों का परिवहन है, परिवहन शामिल है। ठीक है, तो ये आपका, क्या आप इसे नोट करेंगे? In force convention, material is forced to move by the pump or by some other physical means. अब क्या कहा गया है, जैसे हमने बात की, क्या कहा कि दो प्रकार से आपका संवहन होता है, एक प्राकृतिक रूप से और एक फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा, यानी नेचुरल प्रोसेस है और एक क्या है आपकी फोर्स प्रोसेस है। एक नेचुरल है और एक क्या है आपकी फोर्स्ड प्रोसेस है। ठीक है, फोर्स्ड जो है ये बाय बल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली तो अपने आप ही होता है, जैसे कि आपका जो है हमने बात की सी ब्रीज, लैंड ब्रीज की। अब जब फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है जो भी आपका तरल है उसे पंप के द्वारा बल के माध्यम से उसे गर्म किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहा गया, मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव अ पंप और बाय सम अदर फिजिकल मीन, यानी पंप या किसी अदर कोई दूसरी जो आपकी और जो है फिजिकल मीन है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, आपका कन्वेक्शन कराया जाता है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स कन्वेंशन सिस्टम आर, कुछ एग्जाम्पल है इसके, एयर हीटिंग सिस्टम इन होम, यानी जैसे कि आपके घरों में जो आपके हीटर वगैरह होते हैं, ब्लोअर होते हैं, तो कमरे को गर्म किसके माध्यम से किया जाता है, एयर हीटिंग सिस्टम के माध्यम से। और यहाँ पे कमरा गर्म संवहन की प्रक्रिया से ही होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन का, मानव का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपके अलग अलग पदार्थ जो है आपकी बॉडी में ट्रैवल करते हैं ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से, तो वहां भी संवहन की प्रक्रिया पे ही कार्य करता है। एंड द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, और जो आपके वाहन है उसका जो कूलिंग सिस्टम है वह भी। इन द ह्यूमन बॉडी द हार्ट एक्ट एज द pump that circulates blood through different parts of the body। क्या होता है, जब भी हम किसी मानव शरीर की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा
हार्ट होता है, यानी जो हमारा दिल होता है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक खून पहुंचाता है, ठीक है, ट्रांसफरिंग हीट बाय फोर्स्ड कन्वेंशन एंड मेंटेन इट इन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। और ये जो आपका हार्ट है या जो भी आपका दिल है, हृदय है, ये क्या करता है, कन्वेक्शन के माध्यम से ही पूरे बॉडी में हीट को ट्रांसफर करता है और पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का तापमान मेंटेन करके रखता है, ठीक है। संवहन में सामग्री को एक पंप या किसी अन्य भौतिक साधन द्वारा स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाता है। मजबूर संवहन प्रणालियों के सामान्य उदाहरण घर में मजबूर वायु हीटिंग सिस्टम, मानव परिसंचरण प्रणाली और ऑटोमोबाइल इंजन की शीतलन प्रणाली है। मानव शरीर में हृदय एक पंप के रूप में कार्य करता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों के माध्यम से रक्त प्रसारित करता है। मजबूर संवहन द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करता है और इसे एक समान ताप में बनाए रखता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो आपका फोर्स कन्वेंशन होता है वो काम करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में कार्य करता है और हमारे घरों में जो भी आपके सिस्टम्स हैं उनमें किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कन्वेंशन साइकिल पढ़ी थी जिसमें हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझा था, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से प्रकृति में दिन के समय आपका सी ब्रीज होता है, ठंडी हवाएं समुद्र से आपके लैंड की ओर जाती है और रात के समय लैंड ब्रीज होता है, यानी ठंडी हवाएं लैंड से सी की ओर जाती है। ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। The other example of natural convention is the steady surface wind in the earth blowing from north to east towards equator। इसी तरीके से हमारा एक और उदाहरण है किसका, विंड के फ्लो का, यानी जो आपकी विंड होती है, हवा होती है, विंड होती है, पवनें होती है, उनके प्रवाह के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे विंड ब्लो करती है, वो कहाँ से कहाँ करती है, नॉर्थ से ईस्ट की ओर करती है और इक्वेटर की तरफ। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ट्रेड विंड कहते हैं। A reasonable explanation is as follow: the equator and polar region of the earth receive unequal heat। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हम पृथ्वी की बात करें, बेसिकली हम ट्रेड विंड्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और ये क्या है आपके ध्रुव यानी पोल्स। अब हमें ये पता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं और जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग अमाउंट में पड़ती है। ये मान लीजिए आपका क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो हम क्या जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में आपकी किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती, यानी ये जो रीजन होते हैं ये काफी गर्म होते हैं। आपने देखा है इक्वेटर में बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जिस कारण वहां का टेम्परेचर अधिक होता है। वहीं अगर हम बात करें पोल्स की, तो पोल्स कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, कूल होते हैं। अब इक्वेटर आपके गर्म है, यानी यहाँ की हवा कैसी होगी, गर्म, गर्म हवा हल्की होगी तो ये अपनी सतह से उड़ जाएंगी। वहीं इक्वेटर की जो ठंडी हवा है वो भारी होंगी और वो इसकी जगह लेने के लिए इक्वेटर की ओर मूव करेगी गति से। अब जब ये प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, जैसे कि हमने बात की थी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपकी हवाएं क्या हो जाएंगी, उठेंगी, और यहाँ से ऊपर और नीचे हिस्से से क्या होगा, ठंडी हवाएं आपकी इधर की तरफ मूव करेगी, गति करेगी, ठीक है, मूव करेंगी, गति करेंगी। अब इस कारण क्या होगा, और साथ ही साथ आपका रोटेशन भी होगा। पृथ्वी आप जानते हैं कि घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, आपको पता है। तो इसके कारण क्या होगा, जो आपकी हवा है, जो हवा है जो कि आपके इक्वेटर के पास है, वो किधर जाएगी, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट पर जाएगी और इसकी जो स्पीड होगी वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो
बढ़ जाएगी और यहाँ पे क्या देखा गया है, इसी कारण क्या होता है, ईस्ट की तरफ बढ़ जाती है, और जबकि क्या होता है पोल्स में क्या होती है, स्पीड आपकी 0 होती है। तो यही आपकी क्या होती है, ट्रेड विंड्स कहलाती है। ठीक है, यही आपकी ट्रेड विंड्स कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली गर्म हवा यहाँ है, ठंडी हवा यहाँ है। ठीक है, अब गर्म हवा ऊपर उठेंगी, ठंडी हवा इसकी जगह लेंगी, पर हमारी जो पृथ्वी है वो घूर्णन करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जिस कारण क्या होगा, हवा की दिशा ईस्ट की तरफ मुड़ेगी और क्या होगा, आपके जो पोल्स है वहां पे आपकी जो स्पीड है वो आपकी 0 के लगभग हो जाएगी। यही आपकी क्या होती है, ट्रेड विंड कहलाती है। ठीक है, एयर एट द अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर इज हॉट, यानी वहां हवा जो कि पृथ्वी की सतह के पास है वह कैसी है, वो गर्म है। और कहाँ पर, इक्वेटर पर, यानी भूमध्य, जो आपके भूमध्य रेखा है वहां। While the air in the upper atmosphere of the pole is cool, वहीं अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पे जो हवा है वो ठंडी है। In the absence of any other factor, a convection current would be set up. अब यहाँ पे इस चक्कर से क्या हो जाएगा आपका, इस कारण क्या हो जाएगा, आपका कन्वेक्शन करंट यहाँ पे बनेगा, जैसे हमने किसमें पढ़ा था, सी और लैंड ब्रीज में पढ़ा था। With the air at the equatorial surface rising and moving towards the pole, the descending and streaming in towards the equator. क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने कहा क्या होगा, यहाँ हवा गर्म होगी, ये ऊपर उठेगी, यहाँ ठंडी हवा होगी, वो इधर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये उठेगी, ये इधर जाएगी, इस तरीके से प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे होगा, उठेगी हवा। द रोटेशन ऑफ अर्थ हाउअर मॉडिफाई द कन्वेंशन करंट। ठीक है, प्रक्रिया तो ऐसे चलेगी, लेकिन क्या होगा, पृथ्वी घूम रही है, घूमने के कारण क्या होगा, जो हवा है उसकी डायरेक्शन, ये जो कन्वेक्शन करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस एयर क्लोज टू द इक्वेटर हैज एन ईस्टवर्ड स्पीड, इस कारण जो आपकी पृथ्वी है उस पे जो हवा है, उसकी जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, वो ईस्टवर्ड की तरफ चलेंगी, ईस्ट की तरफ। ठीक है, पूरब की ओर चलेंगी, और कितनी स्पीड से, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। While it is 0 close to the pole, वहीं ये ध्रुवों पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। As a result, air decreases not at poles but at 30 degree north latitude and return to the equator. जिस कारण क्या होगा, हवाएं कम हो जाएंगी, पोल्स तक नहीं पहुंचेंगी, और 30 डिग्री नॉर्थ से ही वो इक्वेटर की ओर मूव करने लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रेड विंड। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। प्राकृतिक संवहन का दूसरा उदाहरण पृथ्वी का उत्तर पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली स्थिर सतही हवा है, जिसे व्यापारिक हवा कहा जाता है। एक तर्कसंगत व्याख्या इस प्रकार है, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र का असमान सौर ताप प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी की सतह पर हवा गर्म है, जबकि ध्रुवों के ऊपरी वायुमंडल में हवा ठंडी है। किसी अन्य कारक की अनुपस्थिति में संवहन धारा स्थापित की जाएगी, जिसमें भूमध्य रेखीय सतह पर हवा ऊपर उठेगी और ध्रुवों की ओर बढ़ेगी, नीचे उतरेगी और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होगी। हालांकि पृथ्वी का घूर्णन इस संवहन धारा को संशोधित करता है। इसके कारण भूमध्य रेखा के करीब हवा की पूर्व दिशा की गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ध्रुवों के करीब यह 0 है। परिणाम स्वरूप हवा ध्रुवों पर नहीं बल्कि 30 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर अक्षांश पर उतरती है और भूमध्य रेखा पर लौट आती है। इसे व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी व्यापारिक पवन होती है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं, आपका जो अगला टॉपिक है वो है रेडिएशन यानी विकिरण। अब अगर हम विकिरण की बात करें तो विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है
जो कि आपकी ऊष्मा स्थानांतरण की प्रकार की प्रक्रिया ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी प्रकार के पदार्थ की या किसी भी प्रकार के मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका सूर्य की किरणें। मान लीजिए ये आपका क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, आपकी पृथ्वी। अगर हम सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है। आप ये जानते हैं कि जो स्पेस है या जो ब्रह्मांड है, वहां पे किसी भी तरह का मीडियम नहीं है, किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं है। तो क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक आती है, आपने देखा है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है। जैसे अभी हमने ट्रेड विंड्स की क्या कॉन्सेप्ट में देखा, हमने ये जाना कि ट्रेड विंड्स क्यों उत्पन्न होती है, अनइवन हीटिंग के कारण। ठीक है, पृथ्वी जो है अलग अलग जगह अलग अलग मात्रा में गर्म होती है, और इसी के कारण क्या होता है, आपकी ट्रेड विंड्स बनती है। तो यहाँ पर जो है, जब यहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी सूर्य से जो है हीट यानी किरणें पृथ्वी तक आती है, तो वह कैसे आती है, वह विकिरण प्रक्रिया से ही आती है। सूर्य की किरणें ईएम वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यानी इनको किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के। तो क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी तक जो सूर्य की किरणें आती है वो विकिरण प्रक्रिया से ही आती है। और आपको ध्यान रखना है, विकिरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का माध्यम, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बगैर माध्यम के ही ऊष्मा स्थानांतरण यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आपके सनरेज जो है प्रकाश की जो किरण है, सूर्य के प्रकाश की किरण, वह बगैर माध्यम की ही आ जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर्स सम मटेरियल एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि कंडक्शन आपका सॉलिड्स में होता है, ठोसों में होता है, कन्वेक्शन आपका फ्लूइड्स यानी द्रवों में होता है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन जैसी प्रक्रिया जो है, इनमें जो है एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ताकि ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके। These modes of heat transfer cannot operate between bodies separated by a distance in vacuum। और इस प्रकार की प्रक्रिया कभी भी ऐसी वस्तुओं में नहीं होती है जो कि एक दूसरे से काफी दूर हो। ठीक है, एक दूसरे से दूर हो और इनके बीच में क्या हो, वैक्यूम हो यानी निर्वात हो। But the earth does receive heat from the sun across huge distance। पर फिर भी क्या देखा गया है, पृथ्वी जो है सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करती है, और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है, बीच में वैक्यूम है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंच रही है। Similarly, we quickly feel the warmth of the fire nearby even though air conducts poorly and before convection takes time to settle। अब क्या कहा गया है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने क्या किया, लकड़ी इकट्ठा करी और क्या किया, आग लगा दी, यहाँ पे आग जला दी। अब आपने देखा है कि जब आप अपने हाथों को साइड में रखते हो तो आपको गर्माहट महसूस होती है। और हमें एक चीज पता है कि जो एयर है, वायु जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, लेकिन फिर भी हमें यहाँ गर्माहट महसूस होती है। अगर आप हाथ यहाँ पे रखते हो तो आपको गर्म महसूस होता है, और वो आपका कन्वेक्शन जैसी प्रक्रिया या संवहन जैसी प्रक्रिया के कारण होता है। लेकिन जब आप साइड में हाथ रखते हो तो आपको गर्म महसूस होता है कन्वेक्शन होने से पहले, क्योंकि कन्वेक्शन होने में टाइम लगता है। जो आपके एयर है, वायु है, उसको मूव करने में, गति करने में थोड़ा सा समय लगता है, पर उससे पहले ही आपको गर्माहट महसूस होती है जब भी आप हाथों को आग के साइड में रखते हैं। तो ये किस प्रक्रिया से होती है, ये संवहन यानी कन्वेक्शन प्रक्रिया से होती है। ठीक है, कन्वेक्शन प्रक्रिया से
होती है। सिमिलरली वी क्विकली फील द वार्मथ ऑफ द फायर। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम आग की गर्माहट को महसूस कर पाते हैं नियर बाय इवन दो एयर कंडक्ट्स पुअरली, जबकि आपका जो एयर है, जो आपकी हवा है, वो पुअरली कंडक्ट करती है, यानी वो हीट को, ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देती है। एंड बिफोर कन्वेक्शन टेक्स प्लेस टू सेट इन, और कन्वेंशन हो उससे पहले ये सब हो जाता है। द थर्ड मैकेनिज्म फॉर हीट ट्रांसफर नीड्स नो मीडियम। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार के मीडियम यानी किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज कॉल्ड radiation and the energy so transferred by the electromagnetic wave is called radiant energy. इसको हम रेडिएशन कहते हैं, और इस प्रकार की जो एनर्जी है, ऊर्जा है जो कि ट्रांसफर की जाती है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। In an electromagnetic wave, electric and magnetic fields oscillate in space एंड टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में ऑसिलेट करती हैं, ठीक है, समय के साथ। लाइक एनी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन हैव डिफरेंट वेवलेंथ। इसी तरीके से अगर हम बात करें ईएम वेव्स की, तो इसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। एंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम विद द सेम स्पीड, और ये वैक्यूम में भी उसी तरीके से चलती है जैसे कि ये एयर में चलती है। कितनी स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विकिरण चालन और संवहन के लिए परिवहन माध्यम के रूप में एक कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। ऊष्मा स्थानांतरण के ये तरीके निर्वात में दूरी से अलग किए गए पिंडों के बीच काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी को विशाल दूरी तथा सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। इसी तरह भले ही हवा का संचालन ठीक से ना हो और संवहन शुरू होने में कुछ समय लगे, फिर भी हम पास में लगी आग की गर्मी को तुरंत महसूस करते हैं। गर्मी या ऊष्मा स्थानांतरण के लिए तीसरे तंत्र में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे विकिरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विकिरण कहा जाता है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा को उज्ज्वल ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष और समय में दोलन करते हैं। किसी भी तरंग की तरह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग हो सकती है और वे निर्वात में समान गति से यात्रा कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश की गति यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह आप नोट करेंगे। अब यहाँ पर हमने रेडिएशन की बात करी। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन जो है आपको एक रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, और हमारे पास जितने भी पदार्थ है, जितने भी प्रकार के आपके मैटर है, सबके सब क्या करते हैं? रेडिएंट एनर्जी देते हैं, यानी वो क्या करते हैं? रेडिएशन को एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ऑल बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी सभी प्रकार की वस्तुएं, सभी प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं? वो रेडिएंट एनर्जी को उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, ठोस हो, लिक्विड हो, ठीक है, तरल हो या गैस। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी by virtue of its temperature, like radiation by a red hot iron or light from a filament lamp is called thermal radiation. इसी तरीके से यहाँ पे हमने रेडिएशन की बात करी। जिस प्रकार से हमने कहा कि जो ईएम रेडिएशन होती है वो आपके अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से एमिट होती है, उत्सर्जित होती है, ठोसों से, तरल से, गैस से, इनसे उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो रेडिएशन से आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास एक लोहे की रॉड है, उसे आप गर्म करते हैं। ठीक है, लोहे की रॉड है, इसे आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं।
गर्म करते हैं, बहुत टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद टेम्परेचर को अधिक करने के बाद ये लाल रंग का हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम फिलामेंट, लैम्प के फिलामेंट की बात करें, तो लैम्प का फिलामेंट या बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो लाल हो जाता है, आपने देखा होगा। या आपका जो है जैसे नाइक्रोम की वायर है, वो भी आपकी गर्म करने पर या उससे जो जो है आपकी जो है विद्युत धारा और हम प्रवाहित करते हैं, तो आपने देखा है कि वो लाल हो जाती है, यानी वो क्या करती है, वो रेडिएशन उत्पन्न करती है। और इस प्रकार की जो रेडिएशन होती है इनको हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी लोहे की रॉड है, नाइक्रोम की तार है, लैम्प का फिलामेंट है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब थर्मल रेडिएशन को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। When this thermal radiation falls on other body, it's partially reflected and partially absorbed. अब क्या होता है कि जब ये जो किरणें हैं, ये जो रेडिएशन हैं, ये किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं, तो इसका कुछ भाग अवशोषित होता है, कुछ परावर्तित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने रेडिएंट एनर्जी डाली, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ भाग इसका यहाँ पे ये अवशोषित कर देगी और कुछ क्या कर देगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ अवशोषित हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट अ बॉडी कैन एब्सॉर्ब बाय रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द बॉडी। अब जो आपकी बॉडी है, वस्तु है, वो कौन सी कितना हीट अब्सॉर्ब करेगी, वो उसके कलर पर डिपेंड करता है। इस कॉन्सेप्ट को जो है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, और वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, जो आपकी बॉडी है या जो वस्तु है उसके रंग पर, वस्तु के रंग पर यह निर्भर कर रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस जो है आपने उनमें पढ़ा है कि जो गहरे रंग की या काले रंग की वस्तुएं होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, उस पर हम क्या करते हैं, रेडिएशन डालते हैं, थर्मल रेडिएशन डालते हैं, और ये किस रंग की है, ब्लैक, यानी काले रंग की। कैसे रंग की है ये, काले रंग की है ये। मान लीजिए ये कैसे रंग की है, यहाँ पे ये आपकी जो है यहाँ पे इस तरीके से काले रंग की है। ठीक है, ये काले रंग की वस्तु है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस पे हमारी जो है थर्मल रेडिएशन डाली जाती है, तो इसका रंग काला है, जिस कारण क्या करता है, ये जो है ज्यादातर आपकी जो हीट है उसे एब्जॉर्ब कर देता है, और रिफ्लेक्ट क्या करता है, कम करता है रिफ्लेक्ट। जिस कारण आपने देखा होगा कि जो आपके गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनमें हमने ये महसूस किया है कि हमें गर्म महसूस, वही हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे सफेद रंग का कपड़ा, उस पर अगर आप प्रकाश की किरणें डालेंगे या थर्मल रेडिएशन डालेंगे, तो ज्यादातर किरणें क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस कारण हमें ज्यादा गर्म महसूस नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसा आपका कलर होता है बॉडी, तो उस प्रकार की रेडिएशन या उस वेवलेंथ की रेडिएशन को वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। या जो है इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्मल रेडिएशन है। सभी पिंड दीप्तमान ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, चाहे वे ठोस हो, तरल हो या गैस हो। चाहे वे ठोस हो, तरल हो, गैस हो, किसी शरीर द्वारा उसके तापमान के कारण उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण, जैसे लाल गर्म लोहे से विकिरित या फिलामेंट लैंप से प्रकाश को थर्मल विकिरण कहा जाता है। जब यह तापीय विकिरण अन्य पिंडों पर पड़ता है तो यह आंशिक रूप से परावर्तित होता है और आंशिक रूप से अवशोषित होता है। कोई पिंड विकिरण द्वारा कितनी ऊष्मा अवशोषित कर सकता है या उसके रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपके ऊष्मा स्थानांतरण की 3 प्रक्रिया है उन्हें कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जो है सबसे पहले कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा।
इसके बाद हमने संवहन यानी कन्वेक्शन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा और रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, डिटेल में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना है, जितने न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस